हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। शो क्वेश्चन हम करेंगे 20-20 की सीरीज होगी। 5 मॉक भाई एमसीक्यू टेस्ट हम करेंगे, जिसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने कितना पढ़ लिया है, कितना हमें याद है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम मेरे जो मैंने टॉपिक कवर कर दिया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में हर टॉपिक को करवाया गया है। स्टार्ट हम करते हैं। पशुओं के जीन को सुरक्षित रखने व कृत्रिम गर्भधारण के लिए जो नाइट्रोजन प्लांट या वीर्य बैंक जो बनाया हुआ है हरियाणा में, वो हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? ऑप्शन है करनाल में, हिसार में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में। तो ये आपका महेंद्रगढ़ जिले में आपका बना हुआ है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में आपका ये बना हुआ है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो अभी फ़िलहाल नारनौल में मार्च 2020 में, मार्च 2000 में ई पशु चिकित्सा शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है भई? ई पशु चिकित्सा शुरू की गई है। पूछा जाए भई किसने शुरू किया, किसने उद्घाटन किया? तो भई नारनौल से जो विधायक जीत के गए हैं, जो हमारे राज्य मंत्री भी हैं हरियाणा के, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, ओपी यादव, ओम प्रकाश यादव, जो सहकारिता, न्याय व अधिकारिता के जो मंत्री हैं, उन्होंने इसका भई उद्घाटन किया है। या आप ई पशु चिकित्सा भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं पहली पशु टेलीमेडिकल सुविधा कहाँ से शुरू की गई है? आपके नारनौल से शुरू की गई है। दूसरा देखते हैं, हरियाणा में सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है? यानी अनुसूचित जाति के सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? ऑप्शन है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पंचकुला, रेवाड़ी। तो आपके महेंद्रगढ़ जिले में अनुसूचित जाति साक्षरता दर है, वो आपकी सबसे अधिक है। पूछा जाए कि कितनी है वो आपकी, तो 65.04% अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो आपके रेवाड़ी जिले के पढ़े लिखे हैं। अगर हरियाणा के कुल अनुसूचित जाति की बात करें, तो हरियाणा की कुल अनुसूचित जाति है, वो आपकी 66.85% हरियाणा की कुल अनुसूचित जाति साक्षरता दर है। सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछा जाए, तो वो आपका सिरसा जिला है। सिरसा जिले की साक्षरता दर है, जो अनुसूचित जाति की साक्षरता दर है, वो 46.79% है भई। सबसे अनुसूचित जाति की सबसे अधिक साक्षरता दर रेवाड़ी की, सबसे कम है वो आपकी सिरसा की। सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कब कर दिया गया? ऑप्शन देखिएगा 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2010 में। तो 2006 में सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया था। और इस पुरस्कार के में जो राशि मिलती है वो आपको, तो 1,50,000 रुपए की आपको राशि मिलती है। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन-सा है भई? वो आपका सूर्य पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन है वो हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन देखिए बलवंत तायल जी, सरदार तारा सिंह, हुकम सिंह या चौधरी देवीलाल जी। तो आपके जो बलवंत तायल जी थे, वो हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे इस टाइम। और हुकम सिंह जी थे, वो संसदीय समिति के अध्यक्ष बने थे। उस टाइम ये लोकसभा के अध्यक्ष थे और इन्हें संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और चौधरी देवीलाल जी, जिस टाइम ये हिंदी पंजाबी विवाद चल रहा था, उस टाइम हरियाणा संघर्ष समिति के नेतृत्व इन्होंने किया था। किन्होंने किया था? चौधरी देवीलाल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से किस नहर को जाना जाता है, या किस नहर परियोजना को जाना जाता है? जूही नहर को, सिवानी नहर को, जवाहरलाल नहर को या लोहारू नहर को? तो सिवानी नहर या भिवानी नहर है, उसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। भिवानी जिले में ये सिंचाई करती है। 200 किलोमीटर लंबी ये नहर है और 1 लाख हेक्टेयर, लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि की ये सिंचाई करती है। जूही नहर है, ये भी आपके भिवानी जिले में सिंचाई करती है। 168 किलोमीटर आपकी ये लंबी है जूही नहर, और ये भिवानी जिले से संबंधित है। और लोहारू या इंदिरा गांधी नहर है, ये भी आपके भिवानी जिले में सिंचाई करती है और ये आपकी 225 किलोमीटर लंबी है। जवाहरलाल नहर, ये आपकी महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है। जवाहरलाल नेहरू नहर है, ये आपकी कहाँ पर सिंचाई करती है? ये आपके महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में योद्धे गणराज्य का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखिए अर्णक पर्व, द्रोण पर्व, उद्योग पर्व या
शांति पर्व। तो आपके द्रोण पर्व है उसमें युद्धे गणराज्य का उल्लेख मिलता है। अरण्यक पर्व की अगर हम बात करें तो अरण्यक पर्व में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है रामायण का उल्लेख किस पर्व में मिलता है? तो जब रामायण का उल्लेख मिलता है वो अरण्यक पर्व या कह सकते हैं आप वन पर्व में। वन पर्व में आपका रामायण का उल्लेख मिलता है। द्रोण पर्व में और बाकी की अगर हम बात करें तो जो आपके जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ को मारने की, तो जो प्रतिज्ञा का वर्णन है, साथ ही जयद्रथ का वध है, अभिमन्यु की जो मृत्यु है और घटोत्कच की जो वध होता है, वो आपके उन सब का वर्णन कहाँ मिलता है? वो आपके द्रोण पर्व में मिलता है। उद्योग पर्व की अगर बात करें तो उद्योग पर्व में महाभारत की प्रस्तावना का वर्णन किया गया है भई। महाभारत की प्रस्तावना का वर्णन किसमें मिलता है? वो उद्योग पर्व में मिलता है। शांति पर्व में युद्ध समाप्त होने के बाद जो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है वो शांति पर्व में उसका वर्णन मिलता है। और सबसे बड़े पर्व की बात करें तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? रूड़मल मंदिर को, भीमेश्वरी देवी मंदिर को, दादी सती मंदिर को या शीतला माता मंदिर को? तो जो भीमेश्वरी देवी मंदिर है उसे हरियाणा का खजुराहो कहा जाता है। झज्जर के बेरी में बना हुआ है। रूड़मल मंदिर जो ये भी आपके झज्जर के बेरी में है। दादी सती का मंदिर आपके सिरसा जिले में पड़ता है, बना हुआ है। और शीतला माता का मंदिर ये आपके गुरुग्राम में है। साथ ही साथ शीतला माता का मंदिर एक आपके भिवानी में भी है। गुरुग्राम में है उसे चेचक की देवी कहा जाता है, भिवानी में है उसे मोटी माता के नाम से जाना जाता है। दोनों अलग-अलग है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में किस नदी को निचली खांड के नाम से जाना जाता है? दशदवती नदी, आपगा नदी, चेतंग नदी, टांगरी नदी। तो आपगा नदी है उसे वर्तमान में निचली खांड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये एक बरसाती नाला बन के रह गई है और इस बरसाती नाले को निचली खांड के नाम से जाना जाता है, जिसे ऋग्वैदिक काल में आपगा नदी के नाम से जाना जाता है। दशदवती नदी की अगर हम बात करें तो सरस्वती और आपगा नदी जब दोनों नदी मिलती थी तो उस नदी को दशदवती नदी कहा जाता था। अनार्य लोग इसे गारा नाम से पुकारते थे दशदवती को, और जब आर्य लोग आए तो उन्होंने इस गारा नदी का नाम क्या नाम दिया? दशदवती नाम दिया। चेतंग नदी है ये आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी है। टांगरी नदी है ये आपकी मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंडा है वो आपकी सरस्वती की सहायक नदी है। सरस्वती किसमें मिलती है? सरस्वती घग्गर में जाकर मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र उपलब्ध है? ऑप्शन पंचकुला, यमुनानगर, जींद, रोहतक। तो आपका यमुनानगर जिला है ना उसमें वन क्षेत्र अधिकतम वन क्षेत्र है। अगर प्रतिशत के आधार पर वन क्षेत्र अधिकतम वन क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आंसर आपका पंचकुला आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाभारत में वन पर्व में किस सरोवर का वर्णन मिलता है? ऑप्शन देखते हैं ब्रह्म सरोवर का, सनित सरोवर का, ज्योतिषर तीर्थ का, इनमें से कोई नहीं। तो जो सनित सरोवर है जो 7 नदियों का संगम स्थल कहा जाता है, साथ ही साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी का निवास स्थान बताया जाता है, उस सरोवर का वर्णन है वो महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ब्रह्म सरोवर की अगर हम बात करें तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन है वो अल बरूनी की वो किताब उल हिंद जो पुस्तक है उसमें आपका ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं हरियाणा की पहली तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा दीनबंधु तापीय पानीपत तापीय, राजीव गांधी तापीय या इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। जो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है वो हरियाणा की पहली तापीय विद्युत परियोजना है। 1979 के इसके पहली यूनिट का जो पहली यूनिट है वो वही काम चला था पानीपत में, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना पर। पहली तापीय विद्युत परियोजना है। और इसकी अगर क्षमता की अगर हम बात करें तो 1367.80 मेगावाट मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और 8 यूनिट में ये आपकी बटी हुई है, यानी ये जो मेगावाट जो बिजली बनती है वो 8 यूनिटों में बनती है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है ये पहली तापीय विद्युत परियोजना है जिसे निजी कंपनी को दे दिया गया है, या आप कह सकते हैं जिसका निजीकरण कर दिया गया है। 2008 में यहाँ पर काम शुरू हो गया था दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना पर। राजीव गांधी है तापीय विद्युत परियोजना है भारत की पहली उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भाई सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तापीय विद्युत परियोजना में तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में
यमुनानगर में, भिवानी में, रेवाड़ी में। तो आपके कुरुक्षेत्र जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है भोर सैदर में। कहाँ पर भई? भोर सैदर में स्थित है आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। भिवानी की अगर हम बात करें तो भिवानी के कैरू में आपका चिकारा प्रजनन केंद्र है। वहीं रेवाड़ी के झाबुआ में मोर और चिकारा दोनों, मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र आपके कहाँ है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन देखते हैं, करनाल मंडल, हिसार मंडल, अंबाला मंडल, रोहतक मंडल। तो जो आपका अंबाला मंडल है ना, उसका कोई भी जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। करनाल मंडल का करनाल व पानीपत 2 जिले आते हैं। हिसार मंडल का सिर्फ जींद जिला आता है। वहीं रोहतक मंडल के 5 जिले हैं, वो एनसीआर एरिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अंबाला मंडल का कोई भी जिला एनसीआर एरिया के अंतर्गत नहीं आता है। कुल जिलों की बात करें तो कुल 14 जिले हैं, वो हमारे एनसीआर एरिया के अंतर्गत आते हैं। लखवार बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? घग्गर नदी पर, यमुना नदी पर, टांगरी नदी पर, साहिबी नदी पर। तो जो लखवार बांध है वो आपके यमुना नदी पर बना हुआ है। साथ ही साथ जो रेणुका बांध है वो, और केसाऊ बांध है, केसाऊ बांध है वो आपके कहाँ पर बने हुए हैं? यमुना नदी पर बने हुए हैं। हथनी कुंड बैराज है वो भी यमुना नदी पर बना हुआ है। घग्गर नदी की हम बात करें तो वीरराज बांध है जो सिरसा जिले में आपका बना हुआ है, घग्गर नदी पर बना हुआ है। और साहिबी नदी पर आपका जो मसानी बैराज है वो आपके साहिबी नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन देखते हैं, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, गिरिपाद क्षेत्र या शिवालिक श्रेणियां। तो प्रति वर्ष बाढ़ से जो प्रभावित होता है, या आप कह सकते हैं बाढ़ का मैदान किस क्षेत्र को कहा जाता है? वो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बाढ़ का मैदान का दूसरा नाम या क्या है, या बाढ़ के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो खादर क्षेत्र है वो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। जो यमुना नदी के किनारे वाले जो भाई हमारे जिले पड़ते हैं, इधर थोड़ा सा घग्गर नदी वाले सिरसा के पास से, वो थोड़े क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? खादर क्षेत्र से, क्योंकि ये प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नई जलोढ़ मृदा यहाँ पर आती है जो काफी उपजाऊ होती है। बांगर क्षेत्र है, ये बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा यहाँ पर होती है। गिरिपाद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिवालिक की जो श्रेणियां है उसके दक्षिण में जो 25 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है 3 जिलों में जो हमारी पड़ती है, आपकी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, वो गिरिपाद क्षेत्र होता है। और शिवालिक श्रेणियां है ये भी आपकी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले में पड़ती है। हरियाणा में लगभग कितने भूभाग पर शिवालिक एक श्रेणियां स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, 6.24% पर, 4.57% पर, 1.67% पर या 3.21% पर। तो आपकी 1.67% भाग पर शिवालिक श्रेणियां हैं। हरियाणा के इतने भूभाग पर। कुल की बात करें तो 6.24% पर आपकी शिवालिक और अरावली दोनों श्रेणियां हैं। और वही 4.57% भाग पर आपकी अरावलिक पर्वत श्रेणियां हैं। और 1.67% भूभाग पर आपकी शिवालिक श्रेणियां स्थित है हरियाणा में। सर छोटू राम ने किन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? सर फजल हुसैन के साथ, आसफ अली के साथ, सी एफ एंड्रयूज के साथ, या आपके लाला दुलीचंद जी के साथ। तो छोटू राम जी ने सर फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और 1923 में इसकी भाई इन्होंने स्थापना की थी, जिसे जमींदारा लीग के नाम से भी जाना जाता है। जमींदार लीग के नाम से भी जाना जाता है यूनियनिस्ट पार्टी को। और भाखड़ा डैम के जनक इन्हें कहा जाता है। सर छोटू राम जी को भाखड़ा डैम का जनक भी कहा जाता है। पंचायती राज क्यों और कैसे जो पुस्तक है वो किनकी प्रमुख कृति है? राव वीरेंद्र सिंह की, बनारसी दास गुप्ता की, बाल कुमुद गुप्त की, या हरदेव लाल सहाय की? तो बनारसी दास गुप्ता जो हमारे 2 बार सीएम भी बने थे और 2 बार भाई डिप्टी सीएम भी बने थे। इनकी प्रमुख कृति है पंचायती राज क्यों और कैसे, बनारसी दास गुप्ता जी की। और राव वीरेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो हरियाणा के पहले गैर मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी बने थे। बाल मुकुंद गुप्त जी, ये रेवाड़ी से इनका, गुड़ियाने से इनका संबंध था। और ये साहित्यकार और पत्रकार थे, बाल मुकुंद गुप्त जी।
शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन देखिए पानीपत से, हिसार से, सोनीपत से, रोहतक से। तो जो शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वो आपके सोनीपत जिले से मिली है। सोनीपत के फैज़लीपुर से आपको ये मूर्ति मिली है। पूछी जाए ये किस काल से संबंधित है? तो ये मूर्ति है ये आपकी गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है भई? आपकी गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गौकर्ण ताल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिएगा करनाल में, कुरुक्षेत्र में, नारनौल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, रोहतक में। तो जो गौकर्ण ताल है वो आपके रोहतक में वो है। और गौकर्ण झील की अगर हम बात करें तो झील आपकी करनाल में है। और टिल्ले की हम बात करें, कर्ण टिल्ले की अगर हम बात करें तो वो आपके कुरुक्षेत्र में। कर्ण का टिल्ला कुरुक्षेत्र में, कर्ण झील करनाल में और गौकर्ण ताल है वो आपके रोहतक जिले में है। ये हमने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं। आप अपना देखिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही हम 100 क्वेश्चन लाएँगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आपका अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगी कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमें याद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।